अभी हम लोगों ने डिफरेंट रिएक्शंस जो है उनका हम लोगों ने स्टडी किया, जिसमें हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का एक्सपेरिमेंट, और साथ में जिंक ग्रैन्यूल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जो रिएक्शन है उनको अभी हम लोगों ने समझा। तो यहाँ पर यदि हम इन तीनों रिएक्शन जो हमने स्टडी की है उसको यदि हम लोग कंपेयर करें या उनको यदि हम ऑब्जर्व करें, तो हमें पता चलेगा कि उन केमिकल रिएक्शंस में कुछ न कुछ ऐसे चेंज जरूर हो रहे थे जिन्हें हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लोग मैग्नीशियम रिबन की यदि हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को बर्नर पर बर्न किया जाता है, चार या जलाया जाता है, वैसे ही वहाँ पर वाइट कलर का लाइट प्रोड्यूस होता है और साथ में वहाँ पर डस्ट, वाइट कलर की डस्ट पार्टिकल जो है वो बनना चालू हो जाते हैं, जिसे हम लोग वॉच ग्लास में कलेक्ट कर सकते हैं। फिर यदि हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट जो है दोनों का जो सॉल्यूशन होता है वह कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही हम दोनों को आपस में मिक्स करते हैं वहां पर येलो कलर का टर्बिड मिक्सचर बनना चालू हो जाएगा, येलो कलर के पार्टिकल प्रोड्यूस होना चालू हो जाएंगे और धीरे धीरे वो येलो कलर के पार्टिकल उस फ्लास्क के बॉटम में सेटल होना चालू हो जाएंगे। यानी वहां पर हमें कलर चेंज देखने के लिए मिला। यदि हम अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, यदि हम जिंक ग्रैन्यूल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, तो वहां पर हमने देखा था कि जैसे ही जिंक ग्रैन्यूल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में होती है, वहां पर दो ऑब्जर्वेशन हम लोग ऑब्जर्व कर सकते थे, दो चेंज हम ऑब्जर्व कर सकते थे। पहला जो था कि वहां पर जो है गैस इवॉल्व होना चालू हुई थी, वहां पर जो है हाइड्रोजन गैस है वो वहां पर इवॉल्व होना चालू हो गई थी, और यदि हम फ्लास्क को केयरफुली यदि हम अपने पाम से यदि टच करें तो हम देखते कि वहां पर जो है फ्लास्क जो है वह हॉट हो चुका था, यानी हमें वो हॉट फील हो रहा था। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ ऐसे चेंज हमें ऑब्जर्व करने के लिए मिले जिसके बेसिस पर हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, या हम उसे ऐसा भी कहें कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसे चेंज जरूर होते हैं जिन्हें हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर यदि हम इन चेंज को इनलिस्ट करें तो उन्हीं को कहते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल चेंज। तो हमारी जो नेक्स्ट जो स्लाइड है दैट इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल चेंज। और जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, जब भी कोई भी केमिकल चेंज होगा, तो ये जो फोर जो कैरेक्टर्स है या फोर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमें वहां देखने के लिए मिलेंगे, या तो इनमें से किसी एक को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन में हम इन्हें वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आइए हम स्टडी करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल चेंज। और ये कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? द फर्स्ट इज अ चेंज इन स्टेट, second is a change in color, third is a evolution of the gases, fourth is a change in temperature। तो ये जो ऑल फोर कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपको अच्छे से याद रखने हैं और इन्हें हमें समझना भी है, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ बहुत ही इजी जो एमसीक्यूज होते हैं उन इजी एमसीक्यूज में यही पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए जाते हैं। इनमें से 3 पॉइंट रहेंगे और चौथा कोई भी एक ऐसा पॉइंट रहेगा जिसमें से आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज नॉट अ significance or the characteristic of the chemical change। तो याद रखिएगा हमें the change in state, the change in color, evolution of gases and the change in temperature जो है, these are 4 characteristics of the chemical change। आइए अब हम इन characteristics को हम लोग डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। The first point is a change in state। हम सभी जानते हैं कि जो मैटर है, मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। कोई भी जो मैटर है नॉर्मल कंडीशन में वह जनरली 3 फिजिकल स्टेट्स में रहती है। दिस इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब भी ये सब्सटेंसेस किसी केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट करते हैं तो देयर इज चांस, जी हाँ, वहां पर ये चांसेस है
कि ये केमिकल रिएक्शन करने के बाद में अपने फिजिकल स्टेट में क्या कर सके, ये फिजिकल स्टेट में बदलाव ला सके या फिजिकल स्टेट जो है उसको चेंज कर सके। In most of the chemical reaction, generally this happens that the participating substance in a chemical change their physical state when the chemical reaction get completed, है ना। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट है, जो सब्सटेंसेस है, जनरली हमें यह देखने के लिए मिलता है कि उनकी जो फिजिकल स्टेट है उसमें बदलाव आ जाता है, उसमें चेंज आ जाता है ना। तो आइए सबसे पहले इसे हम पॉइंट से थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं और उसे कुछ केमिकल इक्वेशन या एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ऐसा कि each matter exists in 3 physical states and those are what? Those are solid, liquid and gas. When any substance or substances take part in any chemical change, then change in their physical state is observed. Okay, what happens कि जब भी कोई भी मैटर या कोई भी सब्सटेंस किसी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन उसकी जो फिजिकल स्टेट है उसमें चेंज हो जाता है ना। आइए इसे हम कुछ इक्वेशंस या कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एज वी नो, आप सभी ने जो है हाइड्रोजन गैस का नाम जरूर सुना होगा, है ना, हाइड्रोजन गैस। ओके, तो जो हाइड्रोजन है या जो हाइड्रोजन गैस है उसका जो फॉर्मूला होता है वह H2 होता है। चूंकि यह गैसेस स्टेट में होती है इसीलिए हम किसी भी सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला लिखने के बाद में उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है उसे ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो H2 के आगे हमने ब्रैकेट में G लिखा है एंड दिस G इंडिकेट्स दैट दिस H2 इज इन अ गैसियस स्टेट। हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस जो है दैट इज आल्सो अ वेरी गुड फ्यूल, और जब हम इस हाइड्रोजन गैस को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो हम जानते हैं कि एयर में ऑक्सीजन होती है और कंबशन के लिए या बर्निंग के लिए जो है ऑक्सीजन इज अ नेसेसरी गैस। तो ऑक्सीजन इज आल्सो इन अ गैसियस स्टेट, सो दैट्स व्हाई वी राइट G इन अ ब्रैकेट। तो इस तरीके से H2 इन अ गैसियस स्टेट, O2 इन अ गैसियस स्टेट, और जब यहां पर हम कंबशन करते हैं तो कंबशन के कारण क्या होता है, इनके बीच में आपस में केमिकल रिएक्शन होती है, बिकॉज डू रिमेंबर कंबशन इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन। तो जब यहां पर कंबशन होता है तो कंबशन होने के बाद में जो प्रोडक्ट वहां पर प्रोड्यूस होता है वह प्रोडक्ट होता है H2O, एंड वी ऑल नो दैट द H2O इज अ फॉर्मूला ऑफ द वाटर। और हम जानते हैं कि जो यहाँ पर जो वाटर हमें ऑब्टेन होता है दैट इज इन अ लिक्विड स्टेट, और यहाँ पर बहुत अधिक अमाउंट में जो है एनर्जी हमें मिलती है। तो इस तरीके से यदि हम इस केमिकल इक्वेशंस को यदि समझे तो व्हाट इज हैपनिंग दैट द व्हेन two gaseous substances are taking part into a chemical change, when they react each other they produce what? They produce H2O, and this H2O is in a liquid state। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर
रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो सब्सटेंसेस है वो गैसेस स्टेट में है, लेकिन जब यहाँ पर वो जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वह प्रोडक्ट जो है वह लिक्विड स्टेट में है। सो इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ व्हाट चेंज इन अ स्टेट। एक और एग्जांपल हम लोग लेकर देखते हैं। हम सभी जो है जानते हैं कि जो कोयला या कोल या लकड़ी या वुड होती है दैट इज अ मेन सोर्स ऑफ कार्बन, है ना, और कार्बन इज अ मेन सोर्स ऑफ फ्यूल ऑल्सो। तो यहाँ पर जो कार्बन है या वुड या कोल होता है वह भी जनरली सॉलिड स्टेट में होता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे यहाँ पे ब्रैकेट में S से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब इस कोल का कंबशन होता है तो कोल के कंबशन जब होता है तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है वह O2 है, और ब्रैकेट में हमने G लिखा है। इट इंडिकेट्स दैट इट इज इन अ गैसेस स्टेट। और जब इनके बीच में कंबशन होता है तो कंबशन का जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वह प्रोडक्ट होता है CO2, और ये जो CO2 है दैट इज इन अ गैसेस स्टेट, और साथ में हमें बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। तो यहां पर इन इक्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा, यहां पर हमें इन इक्वेशन से यह समझ में आ रहा है कि जब भी कोई भी केमिकल चेंज होता है तो उस केमिकल चेंज में पार्टिसिपेटिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं दे कैन चेंज देयर फिजिकल स्टेट, है ना। इन मोस्ट ऑफ द केमिकल इक्वेशन इट happens that the participating substances change their state when the reaction get completed. But कई बार ऐसा भी होता है, there are few examples जिसे हम आगे समझेंगे कि दो गैसेस आपस में केमिकली रिएक्ट कर रही है और प्रोडक्ट जो मिल रहा है प्रोडक्ट इज आल्सो गैस, इट इज आल्सो पॉसिबल, है ना। लेकिन जनरली हमें यह देखने के लिए मिलता है कि participating substances change their physical state. The second characteristics of any chemical equation is a change in color. यदि कहीं पर भी कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट वहां पर चेंज इन कलर भी हो, है ना। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट हैपन्स, लेकिन देयर आर मेनी रिएक्शन जहां पर केमिकल चेंज तो होता है लेकिन वहां पर कोई कलर चेंज नहीं होता है ना। तो हमें दोनों चीजों को ध्यान में रखना है कि चेंज इन कलर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल चेंज, लेकिन कहीं पर यदि कलर चेंज नहीं हो रहा है तो हम यह नहीं कहेंगे कि वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है ना। दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो चेंज इन कलर की यदि हम लोग बात करें तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि इन सम रिएक्शन when reactants react each other, then completion of reaction is observed by change in color. Okay, in some reaction it happens कि जो पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो केमिकल रिएक्शन का कंप्लीशन हमें चेंज इन कलर के फॉर्म में ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है। और यहां पर हम लेड नाइट्रेट वाली जो रिएक्शन है उसे दोबारा स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है दिस रिएक्शन इज अ इंपॉर्टेंट रिएक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और जो है क्या कहना चाहिए एनटीएससी या जो दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है प्लस बोर्ड एग्जाम में भी इस चैप्टर से इस रिएक्शन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर यदि हम चेंज इन कलर की बात करें तो हमारे पास में जो बेस्ट एग्जांपल जो है वह क्या है, दैट इज अ रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट, द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, है ना। वी नो दैट द PbNO3 whole twice is a formula of the lead nitrate, और
Ki is a formula of the potassium iodide. Do remember that the solution of the lead nitrate and potassium iodide are colorless. जो इनके separate solution है ना, what we do if we add few amount of the potassium nitrate into the water, it will produce the lead nitrate solution, but it is what? It is almost colorless. Similarly, when potassium iodide is dissolved into the water, it will produce what? The colorless potassium iodide solution. So we are having a two beakers, one of the potassium iodide solution and in another beaker we are having a lead nitrate solution, है ना। अभी जो दोनों जो solution है दोनों कलरलेस है, पर जैसे ही इन दोनों सॉल्यूशन को हम एक दूसरे में क्या करते हैं, जैसे ही हम इन दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे में मिक्स करते हैं, क्या होता है, वहां पर येलो कलर फॉर्म होना चालू हो जाता है। और वहां पर क्या होगा, येलो कलर जो कलरलेस सॉल्यूशन का मिक्सचर था, मतलब जो कलरलेस सॉल्यूशन था, अब वह क्या होगा, वह आपस में रिएक्ट करके येलो कलर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। और जब यहाँ पर येलो कलर्ड में कन्वर्ट होते हैं तो येलो कलर फॉर्मेशन जो है, इट इज इंडिकेशन दैट द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो यहां पर जो क्वेश्चन आते हैं वह यहां से आते हैं कि व्हाट इज अ फॉर्मूला ऑफ दैट येलो कलर सब्सटेंस फॉर्म। ओके, तो हमें याद रखना है कि यहां पर जो येलो कलर का जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसका जो फार्मूला होता है वह होता है PbI2, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लेड आयोडाइड। द फार्मूला इज व्हाट, लेड आयोडाइड। और साथ में यहां पर जो है पोटेशियम नाइट्रेट जो है, पोटेशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस होता है। Although this is not a what, this is not a balance equation, क्योंकि हमें बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना है। लेकिन जब भी डू रिमेंबर, जब भी आप एग्जाम में कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो वहां पर उसे बैलेंस फॉर्म में ही लिखें। एक बार भले आप उनके फिजिकल स्टेट न लिखे, इट्स ओके, बट हमेशा केमिकल इक्वेशन मस्ट बी रिटन इन अ बैलेंस फॉर्म, है ना। पर यहां पर फिलहाल हम नहीं लिख रहे क्योंकि अभी हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना नहीं सीखा है ना। तो याद रखिएगा कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जो है जब ये रिएक्ट करते हैं तो वहां पर PbI2 जो है लेड आयोडाइड जो है, लेड आयोडाइड का क्या बनता है, जो लेड आयोडाइड है, इस लेड आयोडाइड, यह जो लेड आयोडाइड है यह लेड आयोडाइड प्रोड्यूस होता है और ये जो है यह येलो कलर का होता है ना। और इसी येलो कलर के कारण जो है हम यह कह सकते हैं कि द चेंज इन कलर इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल चेंज। यहां पर एक चीज और कि यहाँ पे जो येलो कलर है यह नीचे क्या हो जाता है, उस बॉटम में नीचे डिपॉजिट या सेटल डाउन होना चालू हो जाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोड्यूस होने वाला सब्सटेंस नीचे सेटल डाउन होना चालू हो जाता है, उन्हें हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को आगे हम जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो वहां पे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर यह क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा कि ये वाली जो केमिकल इक्वेशन है, दिस केमिकल इक्वेशन इज अ इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन, क्योंकि यहां से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला इस येलो कलर को लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं, और यहां पर इस रिएक्शन को एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से यहां पर दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और यहां पर ये जो पॉइंट था, हमारा पॉइंट क्या था, चेंज इन अ कलर। नाउ वी मूव फर्दर फॉर आवर नेक्स्ट, दैट इज व्हाट, दैट इज अ evolution of gases. Now we are going to study the next character, that is the evolution of the gases. अच्छा, मैं यहाँ पर आपको अपने डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दही मेरे ख्याल से आप में से हर किसी को पसंद है ना। जो दही जिसे हम लोग कर्ड कहते हैं वह आप सब लोगों को पसंद है। अब उस दही को यदि आप थोड़ा सा गौर से ऑब्जर्व करें, यदि मान लीजिए आपके घर में कोई दही है जो कि पुराना हो गया है, जनरली 2 से 3 दिन पुराना ही दही जो है उसे हम लोग यूज करते हैं या खाते हैं या उसका कोई पकवान बनाते हैं। लेकिन यदि दही पुराना होते चले जाता है तो आप भी जानते हैं कि उसका जो टेस्ट है वो और ज्यादा सॉर और ज्यादा खट्टा होते चले जाता है।
पर यदि किसी दही को, यदि आप पुराने दही को यदि गौर से यदि आप ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे कि उसकी जो सरफेस है, उसकी सरफेस पर आपको ऐसा लगेगा कि स्मॉल बबल फॉर्म हो रहे हैं, और वो जो स्मॉल बबल है वो क्या हो रहे हैं, वो बस्ट हो रहे हैं। यदि उसको केयरफुली यदि आप ऑब्जर्व करें तो यू विल फाइंड कि वहां पर आपको स्मॉल एयर बबल बनते हुए मतलब एयर बबल बनते हुए दिखेंगे, और धीरे धीरे वो पॉप अप हो जाएंगे, वो फूट जाएंगे। वहां पर हम यह कह सकते हैं कि कोई ना कोई गैस का इवोल्यूशन जरूर हो रहा है ना, और ऐसा होता भी है, क्योंकि जब वो जो दही जो होता है, जब दही वहां पर फॉर्म होता है, तो जब दही वहां पर फॉर्म होता है और वो दही पुराना होते चले जाता है, तो वहां पर जो है पर्टिकुलरली, जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वहां पर डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, और वहां पर जो है एट सर्टेन अमाउंट वहां पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह प्रोड्यूस होना चालू हो जाती है। तो यहाँ पर जो है दही का बनना भी केमिकल रिएक्शन है, और उस केमिकल रिएक्शन में टेस्ट भी चेंज हो रहा है, उसका स्टेट भी चेंज हो रहा है, और गैस इवॉल्व भी हो रही है। लेकिन ये जो एग्जांपल था ये डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जांपल था। वहीं पर एक और डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आपका जो होम है, इस होम का जो फ्लोर होगा या जो सरफेस होगा, है ना, या मान लीजिए किचन है, तो किचन में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि किचन में भी जो है एक ग्रेनाइट, एक स्टोन होता है, उस ग्रेनाइट स्टोन का प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। आप क्या कीजिएगा, उस ग्रेनाइट स्टोन पर क्या कीजिएगा, यू टेक अ व्हाट, लेमन जूस जो है ना, नींबू जिसे हम लोग कहते हैं, जो लेमन जूस है, उस लेमन जूस की 2 या 3 ड्रॉप्स आप उस ग्रेनाइट का जो पत्थर है, या जो ग्रेनाइट जो प्लेटफॉर्म है, ग्रेनाइट रॉक का बना हुआ, उसके ऊपर 2 या 3 ड्रॉप जो है आप क्या कीजिए, आप लेमन जूस जो है उसकी 2 से 3 बूंदें टपका दीजिए। जैसे ही लेमन जूस उस ग्रेनाइट के रॉक पर, ग्रेनाइट के प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में आएगा, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करोगे कि वहां पर क्या होगा, वहां पर स्मॉल फोम लाइक, यानी थोड़ा सा फोम बनना चालू होगा, और उसमें से बबल निकलना चालू होंगे, और वो बबल भी क्या है, वो बबल भी पॉप अप होना चालू हो जाएंगे। जब वहां पर बबल पॉप अप हो रहे, बबल फॉर्म हो रहे हैं, वो पॉप अप हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो जो ग्रेनाइट, जी हाँ, जो ग्रेनाइट स्टोन का बना हुआ जो प्लेटफॉर्म है, इस ग्रेनाइट स्टोन के बने प्लेटफॉर्म और जो लेमन जूस है, इस लेमन जूस में क्या हो रहा है, सर्टेनली कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, जिस केमिकल रिएक्शन के कारण वहां पर जो है गैस के बबल फॉर्म हो रहे हैं और वो पॉप अप हो रहे हैं। चलिए एक और डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ एक और एग्जांपल हम लोग ट्राई करके देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में, लगभग हर किसी के घर में बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर होता है ना। हमारे किचन में लगभग हर घर में बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा होता ही है, क्योंकि इस बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का जो यूज जो है बहुत सारे यूज में आता है ना। यदि आप क्या कीजिए, व्हाट यू टेक अ ग्लास प्लेट, उस ग्लास प्लेट के ऊपर आप यू टेक अ पिंच अमाउंट ऑफ द बेकिंग सोडा, और सेम जो हमने लेमन जूस जो ग्रेनाइट स्टोन के प्लेटफॉर्म पर हमने डाला था, नाउ यू डू व्हाट, उसी बेकिंग सोडा के ऊपर, जिस ग्लास प्लेट में बेकिंग सोडा है उसके ऊपर आप 2 से 3 जो ड्रॉप है किसकी, लेमन जूस की डालिए। जैसे ही आप लेमन जूस की ड्रॉप इस बेकिंग सोडा पर ऐड करेंगे, व्हाट यू ऑब्जर्व, है ना, उसको गौर से देखिएगा। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, इट इज सेफ एक्सपेरिमेंट, इट इज नॉट hazardous, so what you can do, you can perform at home also, but always accompany with your parents or someone elder, है ना। तो जैसे ही उस लेमन जूस की 2 से 3 ड्रॉप इस बेकिंग सोडा पर गिरेगी, वहां पर क्या होगा, वहां पर भी इसी तरीके का स्मॉल अमाउंट में फोम बनेगा और वहां से बबल्स फॉर्म होना चालू हो जाएंगे, और वो बबल है वो बनकर वहां पर पॉप अप होते रहेंगे। सो
यहाँ पर जितनी भी हम लोगों ने रिएक्शंस देखी, अल्टीमेटली इन सब में किसी न किसी तरीके से क्या हो रहा है, गैस फॉर्म हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस बेकिंग सोडा और जो लेमन जूस जो है इसकी केमिकल इक्वेशंस को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होते हैं केमिकली, और ये आपस में किस तरीके से, जी हाँ, ये आपस में किस तरीके से एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर कौन सी गैस फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ जो गैसेस है, डू रिमेंबर दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी केमिकल चेंज। सो बेकिंग सोडा, व्हेन वी व्हाट वी डू, व्हेन वी रिएक्ट बेकिंग सोडा with lemon juice, suppose we can take a lemon juice or we can take also vinegar ना, विनेगर जिसे जो कि लगभग हर किचन में होता है विनेगर भी। तो चाहे बेकिंग सोडा के साथ में हम लेमन जूस ले, चाहे हम विनेगर ले, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर गैस इवॉल्व होती है और इस गैस के इवॉल्व होने से वी कैन इन्फर that the chemical change is taking place between what? Chemical change is taking place between baking soda and vinegar or lemon juice. Now we see the chemical equation of this chemical change. तो बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला होता है that is NaHCO3. Do remember the chemical formula of the baking soda is a NaHCO3 and we call it what? We call it a sodium hydrogen carbonate or we call it a sodium bicarbonate. Do remember we can call it a sodium hydrogen carbonate or we can call it a sodium bicarbonate. So sodium hydrogen carbonate when treated with vinegar, and we know that the vinegar is what? CH3COOH, है ना? The chemical name of this compound we call it a acetic acid. Acetic acid. This is what? This is acetic acid. Do remember 8 to 10% solution, 8 to 10% solution into the water of acetic acid is called the vinegar. So इस तरीके से जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जो है CH3COOH we call it एसिटिक एसिड के साथ में होती है, तब क्या होता है, तब यहाँ पर आपस में केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन के कारण यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3COONA प्लस H2O plus CO2 and here those bubbles, जी हाँ, वो जो bubbles जो फॉर्म होते हैं that bubble is of what? कार्बन डाइऑक्साइड. We call it a कार्बन डाइऑक्साइड और CO2. तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब भी सोडियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड और विनेगर और लेमन जूस या कोई दूसरे एसिड के साथ में केमिकली रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहां पर बनता है सोडियम एसीटेट. दिस कंपाउंड इज अ सोडियम एसीटेट, वाटर मॉलिक्यूल एंड व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहां पर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक एसिड के साथ में जो केमिकल रिएक्शन हो रही है आपस में, उसमें क्या इवॉल्व हो रहा है, कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड. अगेन एडिंग हियर दैट दिस केमिकल इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड वन, बट डू ट्राई टू राइट द बैलेंस इक्वेशन इन अ एग्जाम. ओके, अब एक और मुझे आप लोगों से क्वेश्चन पूछना है. आप लोगों ने इनो का नाम सुना है क्या? इनो, इनो है ना, जरूर सुना होगा ना, एडवर्टाइजमेंट में भी आता है इनो, है ना. तो इनो जो है उसका एडवर्टाइजमेंट किस पर्पस के लिए किया जाता है? उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है एसिडिटी के लिए. और एसिडिटी क्या है हम जानते हैं कि जब भी किसी भी कारण से हमारे स्टमक में
ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन क्लोराइड या ना HCl एसिड बनना चालू हो जाता है, तो वह हमारे गट या हमारा जो स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग को कोरोड करता है, इरिटेट करता है, जिसके कारण से हमारे पेट में जलन होगी, दर्द होगा, है ना, खट्टी डकारें आना चालू हो जाएगी। ऑल दीज आर साइन ऑफ एसिडिटी। तो हमें क्या करना है, उस एसिडिटी से रिलीफ के लिए व्हाट वी हैव टू डू, यदि हम कोई ऐसे सब्सटेंस को हमारे स्टमक में पहुंचाए जो इस एसिड को क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे, तो क्या होगा, एसिडिटी से हमें रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा। एंड इनो डज द सेम। बट इनो को आपने देखा होगा हम कैसे खाते हैं या कैसे लेते हैं। इनो जो पाउडर है उसे हम ग्लास ऑफ वाटर में ऐड करते हैं, और आपने देखा होगा जैसे ही ग्लास ऑफ वाटर में हम ऐड करते हैं वहां पर बहुत सारा झाग बनना, बहुत सारा फ्रॉथ बनना चालू होगा, और साथ में वहां पे आपने देखा होगा गैस भी बाहर निकलती है ना। और उसी समय हमें उससे क्या होता है, पीना होता है। तो डू रिमेंबर इनो कंटेन 2 पाउडर्स। जो इनो है उसमें टेक्निकली यदि हम लोग देखें तो इट कंटेन 2 सब्सटेंस इन अ पाउडर फॉर्म। One is what? One is a sodium bicarbonate, mean the खाने का सोडा, and the second one is what? The second one was the any carboxylic acid. Okay, it may be tartaric acid, it may be citric acid, or the mixture of 2 or more carboxylic acid. तो जब हम यहाँ पर खाने के सोडे का जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में मिक्सचर बनाकर उसे जैसे ही वाटर में ऐड करते हैं, तो वाटर में पहुंचते से ही ये जो दोनों हैं विद द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द सोडियम बाइकार्बोनेट स्टार्ट रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो जो इनो है, इनो में क्या होता है, डू रिमेंबर सोडियम बाइकार्बोनेट एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यदि मान लीजिए घर पर कभी जो है एसिडिटी यदि हो किसी को और घर पर इनो नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको पिंच अमाउंट ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट मिल द खाने का सोडा, और उसमें जो है 1 टीस्पून जो है क्या मिला दो, उसमें आप लेमन जूस मिला दो और दोनों को पानी में मिलाकर पी लो। यदि आप करोगे तो क्या होगा, इट विल एक्ट सिमिलरली लाइक इनो। ओके, तो इस तरीके से यहां पर जो है अभी हम लोगों ने कौन सा पॉइंट समझा, जिसे हम कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। और यहीं पर हमारे बुक में भी हमने एक और केमिकल रिएक्शन देखी थी, एक और केमिकल इक्वेशन पढ़ा था, जिसमें क्या हो रहा था, जिसमें भी जो गैस है उसका इवोल्यूशन हो रहा था। और वो रिएक्शन कौन सी थी, जब हमने क्या किया था कि जो जिंक जो है, जिंक ग्रेन्यूल को, जब हम जिंक ग्रेन्यूल की रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं, हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में H2SO4 के साथ में जब कराते हैं, तो क्या होता है, वहां पर जिंक सल्फेट फॉर्म होता है, और साथ में वहां पर क्या होता है, वहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना। और इसी हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन के कारण ही वहां पर जो है स्मॉल बबल फॉर्म हो रहे हैं। तो डू रिमेंबर कि जब भी इवोल्यूशन ऑफ गैसेस से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है या कोई भी केमिकल इक्वेशन यदि पूछी जाती है, तो यू कैन राइट these 2 reactions. Okay, the first one is the sodium bicarbonate with the carboxylic acid, and the second of zinc dust with the dilute sulfuric acid.